आप सभी को हरिओम। तो आज हमारी ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का ये प्रथम दिवस है और इस प्रथम दिवस में जो हमारी कॉमन जो सेशन है उस कॉमन सेशन का आज हमारा फर्स्ट डे है। तो जैसे सर ने कहा था कि नेगी जी हम इस बार ऐसा करेंगे कुछ अलग, हम कुछ टीचर्स को जो हैं कुछ अलग से हम कुछ क्लासेस लें इनकी, और इसमें सर ने कहा कि आपका क्या रोल रहेगा। तो मैंने कहा सर मैं तो खैर जो आपने सोचा है मैं उसका तो ज्ञानी तो हूँ नहीं, मैं इतना जानता नहीं इस बारे में जैसे आप हैं। लेकिन हाँ ये है कि जो वैदिक पीरियड की बात करूँ मैं, तो ये जो जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, जो पढ़ाया है, या जो मैंने बुक से और यूट्यूब से भी जो देखा हमने, जो पहले भी जो बुक्स हमने पढ़ा, तो वो जो मैं सीखा हूँ तो उसके बारे में आपसे जो है थोड़ा सा चर्चा करूँ। अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर। जो हमारा वैदिक सभ्यता या जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं, आपने देखा होगा कि 1921 1921 या 22 के पहले पूरे जो हिंदुस्तान में हमारी जो सनातन संस्कृति, जो हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ वैदिक सभ्यता को ही सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है, कि हमारी जो है एक ही सभ्यता जो सबसे पुरानी है वो है वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। जब आपने देखा होगा कि 1921 में जब खुदाई चल रही थी तो वहाँ पे कुछ चीज़ें दिखी। जब खुदाई करते गए तो एक नई सिविलाइजेशन हमारे सामने आई जिसको हम जो है इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। उससे पहले नहीं पता था कि कोई इंडस सिविलाइजेशन भी हमारे पास थी, क्योंकि ये 1921 में जब खुदाई की गई तो उसके बाद पता चला। उससे पहले यही पता था कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो वैदिक ही है, और वैदिक के बाद धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ते गए। लेकिन उसके बाद पता चला कि वैदिक से पहले भी हमारी एक सिविलाइजेशन थी, जो हमें पढ़ाया गया कि एक सिविलाइजेशन थी, किसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, खैर मैं वैदिक सभ्यता की ओर आता हूं। वैदिक जो शब्द है ये किससे लिया गया है? वेद से लिया गया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस सभ्यता में जो है वेदों की रचना की गई है। जितने भी हमारे वेद हैं, चाहे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या हमारा अथर्ववेद है, इन वेदों की रचना जो है इस वैदिक सभ्यता में ही, इस वैदिक सिविलाइजेशन में ही की गई। ठीक है, अब यहां पे देखा होगा कि वैदिक जो शब्द है, ये जो वैदिक शब्द है ये वेद से बना हुआ है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था? वेदों की रचना हुई थी। तो वेदों की रचना होने के कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। ये वेद जो शब्द है ये संस्कृत धातु विद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मैं शाब्दिक अर्थ की बात कर रहा हूं, शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है ना? केवल वेद केवल पुस्तक नहीं बल्कि श्रुति है, ऐसा ज्ञान जिसे ऋषियों ने सुना होगा। वेद केवल पुस्तक नहीं, ये ध्यान रखना आप कि हम कहते हैं कि वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की। उन्होंने वेदों को सिर्फ संकलित किया, रचना नहीं की। वेद तो हमारे बहुत पहले से चले आ रहे थे। वेद का मतलब श्रुति, श्रुति का मतलब सुनना। वेद क्या था? सुनना। जैसे आपने देखा वेद, अरण्य, बहुत सारे ऐसे जो हमारे ग्रंथ हैं ये श्रुति पे आधारित हैं। जैसे रामायण, महाभारत, ये किस पे है? स्मृति पे आधारित है। आपने देखा पहले गुरुकुल में कैसे शिक्षा दी जाती, कोई राइटिंग में कुछ नहीं होता था, श्रुति एवं स्मृति, सुनना और याद रखना, सुनना और याद रखना। ऐसे ही जो है वेद प्राचीन काल से हर युग में वेद थे। ऐसा नहीं कि वेद जो है सिर्फ वैदिक काल में ही थे। वैदिक काल में सिर्फ इनको संकलित किया गया। संकलित करने का मतलब कि जो है इनको किस में क्या चीजें हैं, कहां पे कैसी चीजें, इनको सिर्फ संकलित किया। और ये संकलित किया सबसे पहले वेद व्यास ने। लेकिन वेद उससे पहले से थे, लेकिन उसमें कोई पुस्तक के रूप में, कोई ग्रंथ के रूप में नहीं थे, कोई ग्रंथ के रूप में नहीं थे। वेद सिर्फ जैसे आपने देखा हमारी जो एक कल्चरल हेरिटेज आप जानते होंगे, जिसको हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। सांस्कृतिक विरासत क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? वो आगे बढ़ती जाती है। ऐसे वेद भी क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर आगे बढ़ते गए। देवताओं ने
ईश्वर ने, भगवान ने किसको सुनाया? ऋषियों को सुनाया। ऋषियों ने जो है अपने शिष्यों को सुनाया। तो ऐसे जो है हमारी जो है ये विरासत के रूप में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। जब वैदिक पीरियड शुरू हुआ तो वहां पे कहते हैं कि जो है वेद व्यास जी ने इसको सिर्फ संकलित किया, और वेद जो है पहले एक ही था। कौन सा? ऋग्वेद। वेद एक ही था कहते हैं, ऋग्वेद। फिर इसके बारे में हम आगे चलेंगे। अब जो है इसमें क्या है कि भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब होता है कि जो किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, इसे कहते हैं अपौरुषेय, जो किसी मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है। हम वेद व्यास जरूर कहते हैं, उन्होंने सिर्फ संकलित किया। जैसे आपने देखा होगा कि अभी एक नीचे किताब पे काम चला था कि महाराज जी के पत्रों को संकलित किया जा रहा था। तो संकलन करता कोई भी हो सकता है, प्रमोद जी भी हो सकते हैं, स्वामी जी भी हो सकते हैं, सर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है संकलन करता। लेकिन वो पत्र जो लिखे या जिसको लिखे गए वो जो है बहुत पहले के, ऐसे ही समझ लो एक तरफ से। वेद जो है हमारे पहले से ही थे, लेकिन इसको सिर्फ जो है तो इसलिए इसको अपौरुषेय माना गया है, क्योंकि ये किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। अब जो है सबसे पहले कि वैदिक सभ्यता के निर्माता थे कौन, ये वैदिक सभ्यता कहां से उत्पन्न हुई, इसके पीछे बहुत तर्क भी है, कोई ठोस एविडेंस भी नहीं है हमारे पास, या कुछ हमारे जो उस समय के इतिहासकार थे उन्होंने कुछ भी इसके बारे में कुछ और बताया। हमारे जो महापुरुष जो अन्य जो महात्मा संत हुए उन्होंने कुछ और बताया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बीच का रास्ता लिया। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता, अब वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ कहां से, वैदिक सभ्यता कहां से जनरेट हुई, कहां से उत्पन्न हुई? आज हम अपने आप को क्या मानते हैं? आर्यों की संतान मानते हैं। हम कहते हैं आर्यों की संतान है। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, गांधारी कई बार जो है धृतराष्ट्र को क्या कहती है? हे आर्यपुत्र के नाम से संबोधित करती है। यानी कि आर्य जो है, आर्यों के द्वारा ही जो है ये वैदिक सभ्यता जो है उभर के आई। आर्यव्रत, इसलिए भारत का नाम आर्यव्रत भी है। जम्बू द्वीप, आर्यव्रत, ऐसे 10 नाम है भारत के, कभी बताओ ना 10 नाम। तो आर्य, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। ये आर्य जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। अब यहाँ पे श्रेष्ठ जो है कोई जाति के आधार पे नहीं, कोई यहाँ पे कर्म के आधार पे भी नहीं है। श्रेष्ठ का मतलब भाषा के आधार पे है, यानी कि संस्कृत भाषा में आर्य को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। अब जो है प्रश्न ये उठता है, आपने कई बार देखा होगा आर्य आए कहां से है, कई बार प्रश्न उठाए कि आर्य आए कहां से? वास्तव में भारत के मूल निवासी हैं, या मिडिल एशिया से आए हैं, या आर्कटिक से उत्तरी ध्रुव की तरफ से आए हैं, या जो है तिब्बत से आए हैं, या जो है रूस से आए हैं? इसके पीछे बहुत तर्क है, और कभी अभी इसका मतलब ठोस हमारे प्रमाण नहीं है कि आर्य वास्तव में आए कहां से। ठीक है ना? इसके बाद कुछ विद्वानों ने अपना अपना तर्क दिया है, जैसे कि आर्य कौन है और कहां से आए, आर्यों का मूल स्थान क्या है। समय समय पे विद्वान जो हुए हैं उन्होंने क्या किया कि समय समय पे इसको देखा, स्रोत किया, और स्रोत करने के बाद उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला। जैसे कि मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया नहीं मिडिल एशिया से आए हुए लोग हैं, मध्य एशिया से। मैक्स मूलर, इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर, जो कि जर्मन का एक बहुत बड़ा भाषाविद, शिक्षाविद और एक क्या नाम उसका, इतिहासकार था। लेकिन उसका ज्यादा समय इंग्लैंड में बीता। कहते हैं, शायद गौरसर जानते हैं, कि मैक्स मूलर ने क्या किया कि हमारे वेदों को अंग्रेजी में अनुवाद किया, लेकिन उसने पहले उसको पढ़ा, वेदों को, उसने वेदों को पढ़ा और उसके बाद उसने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। उसने तब पाया, आर्यों के ऊपर उसने रिसर्च किया, तब उसने पाया कि भाई आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। मध्य एशिया का मतलब जो मिडिल एशिया का देश है, ईरान, इराक, कुवैत और ये जो का जो क्षेत्र है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल मध्य एशिया में बोलते हैं कि जो है, तो मध्य एशिया। दूसरा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, ये भी बहुत बड़े एक संस्कृत और वेदों और ग्रंथों के बड़े विद्वान हुए हैं, और ये आप जानते होंगे कि ये उत्तर प्रदेश के दूसरे जो हैं चीफ मिनिस्टर भी हुए हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद। ये
हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के बड़े हितैषी थे। इन्होंने कहा कि आल्पस पर्वत यानी ये जो हमारे जो आर्य हैं, ये आल्पस पर्वत या यूरेशिया से आए हुए हैं, इन्होंने ये कहा। अगला बाल गंगाधर तिलक, आप जानते होंगे, बहुत बड़े हमारे जो हैं स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये आर्कटिक यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ से आए हुए हैं। आर्कटिक आप जानते होंगे, जो नॉर्थ पोल 66.5 डिग्री से 90 डिग्री का जो अक्षांश के मध्य जो स्थान है नॉर्थ पोल की तरफ, उसको आर्कटिक कहते हैं। आर्कटिक सर्कल, वृत्त, नॉर्थ पोल की तरफ। उन्होंने कहा यहां से आए हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज के ऊपर बहुत काम किया और आर्य समाज की स्थापना भी की उन्होंने की है, और सत्यार्थ प्रकाश में भी उन्होंने दिया कि आर्य लोग जो हैं तिब्बत से आए हुए हैं, तिब्बत से आए। लेकिन हम ये मानते हैं कि तिब्बत से आए, क्योंकि तिब्बत भी पहले भारत का ही अंग था, पहले तो भारत का ही अंग था तिब्बत भी, ये तो मान सकते हैं तिब्बत से आए हैं। मैक्स मुलर ने क्या कहा, मध्य एशिया से आए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि आल्पस पर्वत यानी यूरेशिया से आए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल से आए हुए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये तिब्बत से आए हुए हैं। और भी कई विद्वान हैं जो कहते हैं कि कोई यूरोप से कहते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। अब जो है जो जी इन्होंने जो है अपना अपने अध्ययन के अनुसार अपना अपना अध्ययन किया। उन्होंने, सारे विद्वान थे, मैक्स मुलर बहुत बड़ा विद्वान था, जर्मनी का था, लेकिन अधिकांश इसने भारत आया, इसने वेदों का अध्ययन किया। कोई ऐसा एविडेंस अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या है कि इन्होंने जैसे ग्रंथों का, वेदों का अध्ययन किया। वेदों के अध्ययन के बाद जब देखा कि आर्य भारत है, तो उन्होंने ये देखा कि आर्य भारत के निवासी मॉडर्न एरिया में मिडिल ईस्ट, मिडिल क्या नाम है उसका, मध्य एशिया के मूल निवासी, वो वहीं के मूल निवासी हैं। मूल निवासी का मतलब कि वो जो है उनका जन्म वहीं से आया। वो धीरे धीरे क्या हुआ, मैक्स मुलर ने कहा कि मुझे लग रहा है कि तो अगर हम भारत में पैदा नहीं, अभी जैसे ये अभी जो है यहाँ पे जो इन्होंने तो बड़ा अध्ययन किया है। ऐसा नहीं कि ये जो हम मेरे जैसे या आप जैसे थे कि हाँ भाई हम यहाँ से आए वहाँ से आए। हम भी कहते हैं जैसे हम पहाड़ में रहते हैं, हम कहते हैं हम राजस्थान से आए हुए हैं सर, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं हम राजस्थान से आए हुए हैं। हम कहते हैं हम जो पहाड़ में जितने भी लोग हैं हम राजस्थान से आए हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं कि हम राजस्थान से आए हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि कभी यह हो सकता है कि हम जो मुगल आक्रांता थे उनके डर से भागे होंगे, या क्या कारण रहा होगा कि हम पहाड़ों में चले गए। ऐसे पहाड़ों में आज सड़क आज है, लेकिन कभी तो कितना पैदल जाना होता था। तो ऐसे भी कहते हैं हम राजस्थान से आए हुए हैं, तो ऐसे भी कहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं इस चीज़ का कि हम राजस्थान से आए हुए हैं। ऐसे समझ लो कि एक तरफ से इन्होंने देखो ऐसा है कि ये क्या है कि ये पूरी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ना अगर, कि जो है जो आदि मानव से लेकर के और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े, प्रागैतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल से हम आगे बढ़े, तो उस अनुसार भी ये कहते हैं जैसे कि माने कि जो पहला जीव, अब जैसे पहले देखो आपने जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ तो पहला जीव मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य तो बहुत बात की बात है। मनुष्य का तो लगभग 3.4 लाख या साल पहले मनुष्य का जन्म हुआ। पृथ्वी तो 4.7 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हो गया, उसको ठंडी होने में बहुत समय लगा, ये तो बहुत वाला तो। लेकिन धीरे धीरे जो है जीव कहाँ, तो कहते हैं कि पहले सबसे पहले आप जानते होंगे कि अफ्रीका को मानते हैं कि अफ्रीका में सबसे पहले जो है सबसे पहला जो मनुष्य उत्पन्न हुआ, चाहे वो एक आदि मानव के रूप में हुआ, एक चिंपैंजी के रूप में, एक बंदर के रूप में हुआ, सबसे पहले अफ्रीका को मानते हैं कि अफ्रीका से पहला जो है। तो यही ये धीरे धीरे इसी के अनुसार धीरे धीरे जो है लोग अपना तर्क देते हैं कि ये यहाँ से इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब जो है मैंने जब भारतीय थोड़ा सा, जैसे मैंने बहुत पहले भी पढ़ी थी संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। जब मैंने वो पढ़ा था आर्य कहाँ से आए, तो उनकी मैंने किताब को फिर दोबारा पढ़ा कि आर्य कहाँ के निवासी हैं। आर्य वो कहते हैं, उन्होंने लिखा, और उन्होंने अपने तर्क नहीं, उन्होंने जो है अन्य लोगों का भी तर्क दिया। किसने? रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जो उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने दिया है कि आर्य भारत में बाहर से नहीं आए, क्योंकि आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है जो कि भारत में ही मिलता। वो तर्क देते हैं कि आर्य मूल निवासी यहीं के थे। अगर वो बाहर से आए होते तो जो है वो
क्योंकि वेद वहां भी पढ़ाया जाता ना, फिर तो वेद तो फिर तो मिडिल एशिया में भी आपको वेद पढ़ाया जाता, या अगर यूरोप से आए तो वहां भी वेद पढ़ाया जाता, या आप जो है रूस से आए या आर्कटिक उत्तरी ध्रुव की तरफ से आए तो वहां पे तो वेदों का इस तरह से कोई जो है अभी जिक्र नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि यहाँ पे। दूसरा कारण ये कहता है कि आर्य भारत के अन्य देशों से आए तो वेद में उन स्थानों के नाम क्यों नहीं मिलता जहां से चलकर वे भारत आए, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा। ये भी प्रमाण है कि आर्य भारतीय थे, भारत से उत्पन्न हुए थे, ठीक है ना। आगे मैं बताऊंगा कि जब अमूल आज हम जिसको जो है घग्गर नदी कहते हैं, जिसको हम जो है झेलम नदी कहते हैं, जिसको हम जो है सप्त सिंधु प्रदेश आपने पढ़ा हुआ 7 जो नदियां थी आर्य सबसे पहले, जैसे हरियाणा पंजाब से लेकर के पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो ये बेल्ट थी पूरी, ये जो है हमारा मूल आर्यों का निवास स्थान यही माना जाता है। पश्चिमी विद्वान कहते हैं कि आर्य पहले मध्य एशिया से अथवा रूस के दक्षिणी भाग में रहते थे और वहीं से फैलकर वे यूरोप और भारत में आए। तो यदि यह बात ठीक है तो आर्यों ने वेद के समान कोई प्रमाणिक साहित्य अपने मूल स्थान पर क्यों नहीं छोड़ा? ये भी तो हो सकता है। अगर जो है भारत के बाद आर्य अगर कहीं बाहर गए होंगे तो पता है भाई ये भारत से आए हुए हैं, क्योंकि वेद भारत में ही प्रचलित, अन्य देशों में तो नहीं था उस समय। वेद का सिर्फ जो है अध्ययन भारतीय लोग करते थे, या जो उस समय वैदिक काल के जो लोग थे, तो कहते हैं कि उस समय जो है तो क्यों नहीं आए। तो ये भी कहीं प्रमाण है कि जो है आर्य भारतीय है। हमारे जो सनातन संस्कृति या जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो विद्वान हैं, वो तो कहते हैं आर्य भारतीय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से आए, वहां से आए, वहां से आए, वहां से आए, न उनके पास कोई ठोस प्रमाण है, न इनके पास कोई ठोस प्रमाण है। ठोस प्रमाण यही है जो मैंने बोला कि अगर ऐसा होता तो ऐसा था, वहां से आए होते तो ऐसा था, वैसा आए होते ऐसा। ठीक है, आपने देखा होगा, मैं उदाहरण देता हूं, आपने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम देखी होगी। वेस्ट इंडीज वैसे एक देश नहीं है, लेकिन चलो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए एक देश बना, एक मतलब टीम बनाते जिसका नाम वेस्ट इंडीज है। वहां पे बहुत सारे इंडियन प्लेयर भी हैं, शिव नारायण चंद्रपौल, राम नरेश सरवण, कालीचरण, बहुत पुराना प्लेयर हुए हैं आदि। अब वो बोलेंगे यार ये भारतीय, तो उनके नाम से लगता है ये भारतीय हैं, उनके टाइटल तो पूरा प्रमाण है, एविडेंस है भाई ये भारतीय हैं, भारत से आए। जब अंग्रेज लोगों ने गुलाम किया तो वो अपने साथ कुछ श्रमिकों को और वहां ले गए काम करने के लिए, उन टापुओं में ले गए, उन द्वीपों में ले गए, तो वहीं के निवासी, लेकिन वो प्रमाण है कि वो भारतीय हैं। लेकिन ऐसा प्रमाण यहाँ पे, तो अगर ये चीजें होती तो वहां पे ये चीजें नहीं होती, इस तरह से जो है ये दिखाएगा। अब जो हमें पढ़ाया जाता है, जो अब मैं ऐतिहासिक यानी इतिहास की बात कर रहा हूं, ऐतिहासिक जो हमारी जो वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया है इतिहास में, और जो जिसको पढ़ाया भी जाता है, चाहे वो एनसीईआरटी में हो, चाहे कोई कहीं भी कॉलेजेस में हो, चाहे आप कहीं वनडे कोचिंग के लिए जाओ, कहीं भी जाओ, यही पढ़ाया जाता है वैदिक सभ्यता का। अब पीरियड शुरू होता है, इससे पहले पीरियड की बात नहीं की मैंने, क्योंकि पीरियड कहां से आया, पीरियड आया कहां से, जब इंडस सिविलाइजेशन का पता चला। उससे पहले कोई पीरियड नहीं था। वैदिक काल जो है अनंत आदिकाल से आता आ रहा था, अनंत मतलब कि काफी समय पहले से आ रहा था, क्योंकि हम कहते हैं वेदों की रचना वैदिक काल में हुई। अब यहाँ पे वैदिक काल कहता है, इसका टाइम क्या है वैदिक काल का, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय। आपको यही पढ़ने को मिलेगा सब जगह, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि बिफोर क्राइस्ट टू, मतलब क्या बोलते हैं बीसी को, बिफोर, और एक बीसी भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। हाँ, दो, बीसी तो बिफोर क्राइस्ट हो गया, और क्या बोलते हैं बीसी, बिफोर कॉमन एरा। जैसे एडी हो गया ना, तो एडी क्या हो गया, आफ्टर 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 डोमिनी, और बीसी भी बोलते हैं, बीसी का मतलब नहीं, सी भी बोलते हैं, सी का मतलब कॉमन एरा। जो अभी चला इसको सी कॉमन एरा बोलते हैं, जो पहले चलेगा तो उसे बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब ये है, यहां से शुरू होता है हमारा वैदिक सभ्यता, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो हमको पढ़ाया जाता है, जो अभी हमारे एनसीईआरटी से लेकर के और सब जगह। ठीक है ना।
अब ये जो है, ये वैदिक सभ्यता जो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो समय दिया गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल, जिसका समय है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, इसको हम कहते हैं पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल। दूसरा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जिसका समय है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। यानी कि यहां पे जो है वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है जिसको पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा काल उत्तर वैदिक काल जिसका समय है 1000 से 600 बीसी। ठीक है ना। अब इसको ऋग वैदिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में यानी 1500 से 1000 के बीच में सिर्फ ऋग्वेद का ही रचना हुई थी। या रचना पहले हो गई थी तो ऋग्वेद के बारे में लोग जानते थे, या ऋग्वेद कहते हैं कि वेद व्यास ने जब द्वापर युग का जो अंत समय चल रहा था, उस समय जो है इसको संकलित किया था वेदों को। वेद ये मत सोचना कि जब वेद पहले से आ रहे हैं, सतयुगो त्रेतायुगो चाहे द्वापर युग सभी सब में वेद था, लेकिन वहां लिखित रूप में नहीं था। मैंने पहले भी कहा वो सिर्फ जो है क्या होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है श्रुति के माध्यम से उसको जो है बढ़ाया जाता था आगे। लेकिन इसको संकलित किया, इसको जो है कहीं पे तो वेद व्यास जी ने किया। जब किया तो उसको जो है ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, या पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। दूसरे काल में जो है तीन अन्य जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी रचना हुई, वो हुई 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। अब पूर्व वैदिक काल की हम बात करें, जो वैदिक पीरियड है हमारा, जो 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक का जो समय था, उस समय में थोड़ा सा अभी टाइम भी बहुत हो गया तो थोड़ा आपको बता रहा है कि पूर्व वैदिक काल सबसे पहली तो विशेषता क्या है कि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। सबसे पहला तो इसकी विशेषता क्या है कि इस काल में किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की रचना। मैंने पहले भी कहा था वेद एक ही था ऋग्वेद, लेकिन ऋग्वेद से क्या हुआ, मंत्रों को अलग किया गया, संगीत को अलग किया गया, तो सामवेद बनाया गया। उसमें यज्ञ के जो विधान थे, नियम थे, वो यजुर्वेद में चले गए। जो चिकित्सा और ये चीजें थी, जो गद्य और पद्य का वेद भी कहते हैं, वो जो है आपका अथर्ववेद में चले गया। लेकिन ये सारी चीजें जो है ऋग्वेद में ही थी। इसलिए तो ऋग्वेद में कम से कम 10 मंडल हैं, 10 मंडल। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है जो विश्वामित्र जी ने लिखा है, तो वो हम आगे बताएंगे। तो अब जो है पूर्व वैदिक काल कहां से शुरू होता है, जहां जैसे हमको बताया गया कि उनका पॉलिटिकल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, उनका धार्मिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन कैसा था। आपने देखा होगा कि हम सबके जीवन में ये 4 चीजें जरूर होती हैं। हमारा जो समाज होता है वो राजनीतिक जीवन से प्रभावित रहता है, सामाजिक जीवन से प्रभावित रहता है, आर्थिक जीवन से, धार्मिक जीवन से रहता नहीं रहता है। तो अब जो है सबसे पहले हम बात करें कि इनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसे थी। पूर्व वैदिक काल जब शुरू हुआ, जब जिसको हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, वहां की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। सबसे पहले तो ये जो है छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। कबीले थे छोटे छोटे, जिनको जन कहा जाता था, छोटे छोटे कबीलों में। जैसे आज हमारे एक स्टेट दूसरा स्टेट, या जैसे एक ग्राम सभा दूसरी ग्राम सभा, ऐसे छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। और इस कबीले का एक नायक होता जिसको राजा कहते थे, एक जो पूरे कबीले की देख रेख करता था पूरे, उसको राजा कहते थे। लेकिन उसके पास कोई इतने अधिकार नहीं थे, राजा थे। उसकी सहायता, जो राजा होता था इस कबीले का, उसकी सहायता के लिए कुछ समितियां होती थी, कुछ सभाएं होती थी, जो इस राजा की क्या करती थी, सहायता करती थी। उस समितियां में चाहे पुरुष हो महिलाएं हो, समितियां में होती थी। जो सभा होती थी, तो सभा क्या होती थी कि उस समय की जो थोड़ा उच्च वर्ग, शिक्षित वर्ग के लोग होते थे, उनको जो है उनकी वो जो है राजा की सहायता करते थे, सलाह देते रहते थे। कोई सेना नहीं थी, कोई ज्यादा जो है कोई युद्ध नहीं हो जा करते थे। इस तरह से छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। और यहाँ पे जो है पुरुष महिला सबको सम्मान दिया जाता था। थी पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी, पितृसत्तात्मक मतलब कि आज भी हम देखते होंगे कि हमारे भारत में अधिकांश अभी भी कौन सा व्यवस्था, एक जो मुखिया घर का कौन होता है ज्यादा करके, पिता ही तो होता है ना, ऐसे ही। लेकिन ऐसा नहीं था, स्त्रियों को बड़ा सम्मान दिया जाता। आपने देखा हुआ गार्गी, अपाला, घोषा और बहुत सारी विदुषी महिलाएं हुई हैं,
वो इसी वैदिक काल में हुई है। ऐसा नहीं था, वहां पे स्त्रियों को भी बड़ा सम्मान दिया जाता था, पूरा सब कुछ। उसके बाद सामाजिक जीवन कैसा था, अब सामाजिक जीवन की बात करते हैं। ये बात इसलिए आई कि सामाजिक जीवन का मतलब कि शुरू में तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पे एक वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई। पहले मैंने एक दिन आपको कहा था कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, कि आज जैसे इस वर्ण व्यवस्था ने जैसे जो है ये कर्म पे आधारित हुआ करती थी। कर्म क्या, वर्ण व्यवस्था भी बाद में बनी है, ये कर्म पे आधारित व्यवस्था हुआ करती थी, जिसको हम आज जाति व्यवस्था कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। क्या होता था कि उस समय के जो वेद उपनिषदों का जो अध्ययन करते थे उसको ब्राह्मण कहा जाए। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण हम लोग, अब ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि वो पैनुली लगा दिया, उसमें जोशी लगा दिया, शर्मा लगा दिया, ये लगा दिया, ब्राह्मण बन गया, ठीक है, वो आज जाति से है, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, उस सर्वोच्च शक्ति को जानने वाला, ज्ञानी। ब्रह्म का मतलब ये होता है, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानने वाला। उस समय इसका मतलब ये था। क्षत्रिय क्या था कि वह अब कबीले से जो है थोड़ा धीरे धीरे क्या हो गया, उसका विस्तार होने लगा। तो विस्तार होने तो उसकी बाउंड्री भी जो है बनने लगी, तो बाउंड्री बनने लगी, उसकी सीमाएं, तो उन सीमाओं की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय, कि भाई युद्ध कौन करेगा, कौन, तो बोले मैं करूंगा, तो वो क्षत्रिय का है। ठीक है, आप लोग जो है कबीले की या जन की रक्षा करोगे, उसको क्षत्रिय कहा गया। अब देखा होगा आपने कि समाज को चलाने के लिए, जैसे अर्थव्यवस्था आपने देखा होगा कि जैसे आज है, तो उस समय तो कोई ऐसी मुद्रा तो नहीं थी, लेकिन वस्तु विनिमय होता था। आपको पता है, जब तक मुद्रा नहीं थी तो वस्तुओं को एक्सचेंज किया जाता था। तो अब समाज को चलाने के लिए हर चीज जो होगी, आपको फाइनेंशियली आपको जरूरत होगी, तो उस समय कोई करेंसी तो नहीं थी, लेकिन जो भी था तो उसको कौन करेगा, उसको वैश्य करेगा। कौन करेगा, ये करेंगे, तो उनको वैश्य कहा गया। अब जो है इन सबकी सेवा या जो है जो भी दिहाड़ी मजदूरी जो भी करेगा, ये कौन करेगा, भाई वो लोग करेंगे, उनको शूद्र कहा गया। ये कर्म के आधार पे थी, कोई जाति के आधार पे नहीं था। ये जाति के आधार पे तो बाद में जो है, जब अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा इसको जो है वो किया, जब मुगल आए थे, मुगल काल में भी इतना स्ट्रांग नहीं थी हमारी वर्ण व्यवस्था। ये अंग्रेजों ने देश को तोड़ने के लिए जैसे धर्म में बांटा, ऐसे इन्होंने जो है जातियों में बांटा, और जातियों को बड़ा इन्होंने कहा जी ये ब्राह्मण है, ये तो आप लोगों को कुछ नहीं, ये जो है। लेकिन पहले ऐसे कर्म आधार पे थी, जो कर्म करेगा वो, जो भाई वेदों का अध्ययन करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो देश की सीमाओं की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो इन लोगों के लिए, जनता के लिए खाने पीने की व्यवस्था करेगा वो वैश्य कहलाएगा, जो सेवा अन्य लोगों की सेवा करेगा वो शूद्र कहलाएगा। ये व्यवस्था थी, ये यहीं से शुरू होती है। इनके आर्थिक जीवन में क्या था कि पहले कृषि पे इतना निर्भर नहीं थे, सबसे पहले थे पशुपालन। इनकी सबसे पहले जो पूर्व वैदिक काल है, यहाँ पे पशुपालन जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी। और इसमें गाय को अगन्या कहा गया। अगन्या का मतलब मारने योग्य नहीं। आपको पता है गाय हम आज ही नहीं पूछते हैं, वैदिक पीरियड से पूछते हैं, और वैदिक पीरियड में गाय को अगन्या कहा गया। अगन्या का मतलब आप उसको मार नहीं सकते हो, और मारोगे तो दंडित किया जाता था उस समय। गाय को जो है अर्थव्यवस्था के रूप में यूज किया जाता था। खेल जो होते थे, जैसे गेम आज होते तो प्राइज देते हैं, उस समय अगर कुछ इस तरह के होते थे तो गाय जो है दान दी जाती थी। गाय, ऐसी व्यवस्था थी। गाय का बड़ा महत्व था, बहुत महत्व। तो वहां पे जो है, इसलिए गाय को यहाँ पे अगन्य इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ हुआ करती थी। जैसे मैंने कहा कि पशुपालन अर्थव्यवस्था की बड़ी रीढ़ थी। उसके बाद धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन में जो है ये प्रकृति पूजक थे। आज भी जैसे आपने देखा कि हम लोगों में बहुत सारे प्रकृति पूजक हैं। आप राजस्थान में चले जाओ, एक बिश्नोई समाज है, आपने देखा होगा, बिश्नोई समाज काले हिरन की ऐसी पूजा करते हैं जैसे हम लोग गाय की पूजा करते हैं। अगर कोई गाय को नुकसान करना, हमें दुख होता है। आपने जो सलमान खान और जो अभी वो जेल में बंद है, वो केस चल रहा है अभी, वो काले हिरन, तो ऐसे बहुत जगह है। आपने पहाड़ों में देखा लोग कहीं पेड़ों की पूजा, हम बरगद की पेड़ करते हैं, कोई पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, कोई किसी पहाड़ की पूजा करते हैं। हमारे तो पहाड़ की भी पूजा करते हैं, और कहते हैं उस पहाड़ के आसपास की कोई जाता भी नहीं और घास लेने भी कुछ नहीं, तो वहां पे देवी निवास। तो ऐसे प्रकृति पूजक आज भी, पहले तो यहीं से प्रतीक। बहुदेववादी का मतलब कि अलग अलग देवताओं को मानने वाले, अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता, आकाश का देवता, इनके सबसे पूजनीय जो थे वो थे इंद्र। इंद्र की सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी यहाँ पे।
उनको वर्षा का देवता माना जाता था। उसके बाद वरुण को, उसके बाद अग्नि, रुद्र क्रोध का देवता रुद्र, इनकी यहाँ पे जो है प्रारंभ में पूजा की जाती थी, यानी वैदिक काल का जब प्रारंभ चल रहा था यहाँ पे इनकी पूजा की जाती थी, ठीक है ना। दूसरा ये आपका आता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो समय हम कहते हैं उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की गई है। अथर्ववेद जो है वैसे तो अथर्व ऋषि ने रचना की, अथर्व ऋषि ने, लेकिन जो है यहाँ पे कहते हैं कि इस समय जो है किन किन की रचना हुई वेदों की, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। इसलिए वो जो है पूर्व वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और अन्य वेदों की रचना यहाँ पे हुई। यहाँ का भी सामाजिक, अब देखो यहाँ पे कहते हैं अब ये कि यहाँ पे जो है भारतीयों ने लोहे की खोज करनी शुरू कर दी। 1000 बीसी तक भारतीयों ने लोहे की खोज शुरू कर दी थी। यहाँ पे अब लोहा धीरे धीरे यूज करने लगे थे। लोहे के कारण यहाँ पे अब जो है यहाँ के लोगों का विकास होने लगा, इनका जीवन उठने लगा। यहाँ पे अब पशुपालन, जहाँ पे पहले एग्रीकल्चर, जहाँ पहले अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी, सॉरी पशुपालन, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो गई। तो सबसे पहले अब क्या होता है कि जहां पहले कबीला थे, छोटे छोटे कबीले थे, कबीले से क्या बने थे, जन। अब जन से यहाँ पे क्या बन गए, जनपद। अब आपने देखा होगा इस समय कहां तक है, आप जब 600 बीसी को पार कर देते हैं तो ठीक जब भारत में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद कहां से, जन से क्या हुआ, जन कबीलों का विकास हुआ, जन बन गए। जन जो है उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गए, और यही जनपद बाद में क्या बन जाते हैं, महाजनपद। 16 महाजनपद आपने देखा होगा, हमारे भारत में 16 महाजनपद थे 600 ईस्वी में। मगध जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, मगध। तो कहने का मतलब जनपद। अब जो है यहाँ पे राजा के अधिकार बढ़ गए, राजा स्ट्रांग हो गया, अब उसने सभा और समितियों को भंग कर दिया, अब उसके पास अधिकार आगे स्ट्रांग होने लग गया, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने लगी। सामाजिक जीवन कैसा था, अब परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जनपद से जनपद बन गया। ये इनकी एक, ये वैसे राजनीतिक और सामाजिक जीवन इस तरह था इनका, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिसको हम कहते हैं आश्रम व्यवस्था। आपने सुना होगा, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं ना, स्वामी जी का आश्रम व्यवस्था, ये जो हमने पढ़ा है ये सब वैदिक काल में है। आश्रम व्यवस्था होने, पूर्व वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था नहीं थी, ये उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था आ गई। आश्रम व्यवस्था का मतलब 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम व्यवस्था का पहला आएगा 0 से 25 ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का मतलब वो जो है जाएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, जब 25 साल उसकी नहीं हुई वो शिक्षा ग्रहण करेगा, एक ब्रह्मचर्य जीवन यापन करेगा। जब उसकी उम्र 25 हो जाएगी तो वो घर आता था। 25 से 50 गृहस्थ आश्रम। अब उसकी शादी हो जाएगी, उसकी माता पिता उसकी शादी करेंगे, अब वो गृहस्थी बन गया। गृहस्थी बनने के 50-25 साल में वो सब कुछ कर लेगा, अपने जो है बच्चों की शादी ब्याह सब कर लेगा। सब करने के बाद फिर 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम। अब वानप्रस्थ का मतलब जहां ब्रह्मचर्य लोग रहते हैं वहां जाकर के क्या करेगा, उनको शिक्षा देगा। कौन, जिसकी उम्र 50 से 75, जो वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है, वानप्रस्थ का मतलब जहां ब्रह्मचर्य लोग, जो ब्रह्मचर्य हैं उनको आपको शिक्षित करना है। जैसे हमारे यहाँ होता है 8th करके, इंटर करके फिर स्कूल में आ जाते हैं तो बच्चों को शिक्षित करते हैं, ऐसे ही समझ लो वानप्रस्थ। 75 साल हो गया। अब 75 से ऊपर यानी 100 साल 150 साल जितना जिए, उस समय के लोगों की लाइफ बड़ी लंबी होती थी, बड़ी लंबी होती थी लाइफ, 100-150 साल लाइफ होती थी। आज हमारी एवरेज लाइफ कितनी है, आप दिल्ली में जाओ, हमारी एवरेज लाइफ 60 है, फिर भी हम इधर इधर रहते हैं, हमारे 70-80 है, लेकिन उस समय 150 साल तक एवरेज लाइफ होती है। तो अब जो है 75 से ऊपर उसे कहते हैं संन्यास आश्रम। अब वो सब कुछ छोड़ देगा, एकांत में कहीं जाकर के कुटिया बना करके अपना भगवान का जाप करेगा, ध्यान करेगा। ये व्यवस्था जो है यही, और ये व्यवस्था बहुत देर तक थी हमारे देश में, ये मुगलों के आने के बाद खत्म हुई है, ये भी ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं कि मगध या जो हमारे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य में ये व्यवस्था थी। गुप्त साम्राज्य जिसको हम भारत का स्वर्णिम युग भी कहते हैं, गोल्डन एरा, जो गुप्त साम्राज्य था, एक गोल्डन एरा, तो उस समय तक ये व्यवस्था थी हमारे। गुरुकुल व्यवस्था तो थी, गुरुकुल व्यवस्था तो थी, लेकिन ये व्यवस्था थी कि इतने साल था, ये इतने साल था। तो आश्रम व्यवस्था आ गया 0 से 25, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 से 50,
गृहस्थ आश्रम 50 से 75, वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 संन्यास आश्रम, यानी कि कहीं जाकर के ये शुरू यहीं से हुई। कहां से हुई? उत्तर वैदिक पीरियड से। उसके बाद उनका आर्थिक जीवन, जहां मैं जल्दी जल्दी बता, समय बहुत कम है, कि मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। पहले पशुपालन था, यहाँ पे कृषि। कृषि क्यों हुआ? लोहे की खोज के कारण। अब हल जो चीजें होंगी, फावड़ा कुदाल सब लोहे के बनने लग गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? कृषि का विकास होने लगा। अब बिजनेस यहाँ पे बढ़ने लग गया, बिजनेस आगे अन्य कबीलों से आगे जो है यहाँ पे व्यापार होने लग गया। और धार्मिक जीवन क्या? अब यहाँ पे, वहां पे यज्ञ और कर्मकांड नहीं था, वहां पे धार्मिक जीवन कैसा था? वहां पे इंद्र देव की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के लिए कोई यज्ञ और कर्म। अब यहाँ पे यज्ञ और कर्मकांड का महत्व बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पे अथर्ववेद, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड नहीं दिया गया है। ये कहाँ पे इसकी रचना हुई? अथर्ववेद। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे प्रकृति पूजा की जगह या जो है यहाँ पे जो है यज्ञ और कर्मकांड का महत्व बढ़ गया। ये यहाँ अब यज्ञ करने लगे, कर्मकांड करने लगे, रासु यज्ञ करने लगे, सारे करने लगे। ठीक है ना? उसके बाद अब हम वेद की ओर आते हैं कि वेद क्या होते हैं, और वेद किसे, कौन कौन से वेद हैं, कौन से मंडल है। मैं अभी इसमें बहुत जल्दी से वेद क्या है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जो वेद जो इसी दौरान, इसे पूरे वैदिक पीरियड में जो इनकी रचना हुई है, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना संस्कृत में की गई थी। वेदों के लिखे जाने से पहले पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित होने, जैसे मैंने अभी कहा कि लिखे जाने से पहले या संकलित होने से पहले ये पीढ़ी दर देवताओं से, ऋषियों से, अन्य लोगों के बीच धीरे 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 जो है ये मौखिक रूप से, जैसे मैंने कहा श्रुति में सुनना है वेद। और जैसे रामायण महाभारत सुनना नहीं है, स्मृति, उसको याद रखना है ये। तो ये जो है मौखिक रूप से ये क्या होने लगी? प्रसारित होने लगी। उसके बाद अब हम ऋग्वेद की बात करते हैं। पहला जो वेद है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है, जिसमें आपके 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जैसे कहा था, गायत्री मंत्र, ये तीसरे मंडल में है, और ये विश्वामित्र के द्वारा जो है रचित है। इसमें और मैंने कहा था आपको, जैसे वर्ण व्यवस्था की बात की थी ना, वर्ण व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में कर्म के आधार पर, ये आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिया गया है। वर्ण व्यवस्था कहाँ पे? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब 10वां मंडल देखें, मंडल का मतलब भाग, अध्याय, 10वें भाग में देखेंगे तो वहां पे ऋग्वेद में क्या किया गया है कि वहां पे जो वर्ण व्यवस्था थी उस पूर्व वैदिक काल में, वो यहाँ पे जो है उसके 10वें मंडल में ऋग्वेद, जैसे हमारे ये है क्या 10वें मंडल, इसमें तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र ऐसे। अब यजुर्वेद यज्ञों एवं नियम का विधि विधान है। इसमें यज्ञ कैसे किए जाते हैं, इसमें क्या नियम है, क्या विधि है, इसके भी 40 अध्याय हैं। और एक इसको गद्य और पद्य का वेद भी कहते हैं। इसमें गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य का मतलब जानते ना, गद्य यानी लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, पोएट्री यानी पद्य, कविताएं, जिसमें कविताएं होती हैं, गीत होते हैं, इसे पोएट्री कहते हैं यानी पद्य। तो गद्य एवं पद्य का वेद भी कहते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद अब आता है सामवेद तीसरा वेद है। ये मैं क्रम से ले रहा, पहला ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ था गान का मतलब जो हम गाते हैं। इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा वेद है जिसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा है, क्योंकि इसमें जो है सारे के सारे संगीतमय स्तोत्र का, सारे के सारे इसमें संगीतमय स्तोत्र का वर्णन है। ये कहीं पे यहाँ पे पद्य नहीं मिलेगा आपको। ये सब पहले ऋग्वेद में थे। ऋग्वेद को क्या किया इन्होंने, अलग अलग भागों में बांटा, कहीं कहीं डाल दिया और इस तरह से, लेकिन वेद पहले एक ही था। लेकिन इसके जो है बाद में ये, उसके बाद आपका आता है अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित ये वेद है। तो मैंने कल सर से भी कंफर्म करा था, तो सर ने बोला हाँ, ये अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा जो है रचित है, और इसमें लगभग 731 मंत्र हैं और 600 इसमें पद्य है, जिसमें इससे चिकित्सा से संबंधित मंत्र हैं। आग जो करते हैं अभी रगणी। तो अब ये जो है, इसको जो है, अब आप ये बता दो, इसको वैसे मैंने लिखा नहीं, इसे चिकित्सा का संबंधित है, लेकिन इसे जो है जादू टोने का वेद भी कहते हैं, तंत्र मंत्र का वेद, इसे तंत्र मंत्र का वेद है।
अब कहीं कहीं पे मैंने ये भी देखा, वशीकरण का भी बोलते हैं इसमें, वशीकरण, लेकिन पता नहीं, लेकिन इतना है कि चिकित्सा से संबंधित और तंत्र मंत्र से संबंधित, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तंत्र मंत्र की बड़ा प्रचलन है और आज भी करते लोग तंत्र मंत्र। तो ये जो चीजें है ये हमारे अथर्ववेद में है। तो ये वेदों के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा समय लगाते इसको उपनिषद पे समाप्त करना। उपनिषद वेदों के ही भाग उपनिषद हैं। उपनिषद कोई अलग नहीं है, वेदों को ही तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या बनाया गया है, उपनिषद बनाया गया है, पढ़ने की सुविधा से। उपनिषद का मतलब होता था गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब ये होता है। ये उपनिषद तो एक संस्कृत शब्द हो सकता है, संस्कृत शब्द होगा ना उपनिषद, या हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, लेकिन उसका अगर हम हिंदी में कहें तो गुरु के समीप बैठना। भाई हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो गुरु के समीप तो बैठते हैं, कोई भी, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, एकेडमिक हो, जो भी हो। उपनिषदों में ब्रह्म अर्थात परमात्मा आत्मा का वर्णन है। ब्रह्म यानी सर्वोच्च शक्ति है, हमारी सबसे ऊपरी शक्ति है, तो आत्मा और परमात्मा, उसका वर्णन है। कुल संख्या 108 है उपनिषदों की संख्या। जैसे एक छोटा सा मैंने उदाहरण लिया था कि ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, कौशितकी और ऐतरेय। कौशितकी और ऐतरेय ये उपनिषद हैं, लेकिन ये कहां से लिए गए, ऋग्वेद से। ऐसे कुछ अथर्ववेद से लिए गए हैं, कुछ यजुर्वेद से लिए हैं, कुछ सामवेद से लिए, फिर इनके भी अलग अलग खंड हैं, 6 दर्शन हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो है ये उपनिषद अलग से नहीं है। या उपनिषदों की रचना किसने की, कभी सुनने में आता है, किसी का नाम आता है, नहीं आता है, आता है किसी का नाम, नहीं आता, क्योंकि ये उपनिषद जो थे ना, इनको और खंडित किया गया ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। वहां से इनको खंडित करके जो है एक नया बनाया गया उपनिषद, जिनकी संख्या 108 है। जैसे मैंने कहा 2 यहां से लिए गए। तो ये जो हमने देखा, तो ये तो हमने जो पढ़ा था अभी, ये कुछ इसमें, और कुछ हमने जो वैदिक पीरियड पढ़ा कि वैदिक पीरियड जो है बहुत। अब कई बार प्रश्न ये पूछता है कि अगर हमारा इंडस सिविलाइजेशन 1700 BC तक था, तो हमारा उसके बाद हमारी जो दूसरी सभ्यता थी वैदिक सभ्यता है। अब क्योंकि आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा नहीं गया, लिखित तो है लेकिन पढ़ा नहीं, क्योंकि वो चित्रात्मक है। आपने देखा होगा चित्र बने होते हैं, वो लिपि है लेकिन चित्रात्मक है, उसको कोई पढ़ नहीं पाया आज तक। यहाँ क्या है, संस्कृत है, संस्कृत है, ठीक है ना। अब 1700 से कहते 1500 200 सालों के बीच ये गैप कहाँ गया, ये पता नहीं। गैप कहते हैं कि यहाँ जब पतन हुआ, जब उस सभ्यता का पतन हुआ, तो धीरे धीरे जो है नई सभ्यता ने जन्म लिया, वैदिक सभ्यता ने, लेकिन 200 सालों का पता नहीं। तो अब इसमें बहुत सारे वो चीज़ें हैं, तो जो मैंने को पता था, जो इतिहास में हमने पढ़ा, जो पढ़ाया, जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो ये, और थोड़ा इसमें मैंने कुछ थोड़ा अलग से जोड़ा। हरिओम।